हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। इनकम टैक्स पर ये स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रही हूं क्योंकि ये है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौसम। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है और रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी कि अरे पैसे तो वापस मिलने वाले हैं। पर सवाल भी ये उठ रहा होगा कि रिटर्न भरने के बाद रिफंड आने में कितना समय लगेगा और कहीं ये रिफंड अटक तो नहीं जाएगा। क्यों अटकता है रिफंड, ये भी हम आपसे बताने वाले हैं और साथ ही में रिफंड का आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो आईटीआर रिफंड से जुड़े तमाम सवाल, साथ ही में आईटीआर रिटर्न को भरने को लेकर आप जहां पर अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके सोल्यूशन भी हम लेकर आते हैं और इस सोल्यूशन को देने में मेरी मदद करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल सर। टैक्स एक्सपर्ट हैं जाने माने और हमेशा मनी9 के प्लेटफॉर्म में हमारी मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। थैंक यू सो मच विनोद सर। बहुत सारे सवाल आए हैं आपके लिए। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। और लोगों की आप जिस तरह से टैक्स के लिए मदद करते हैं मैं देख रहा हूं, कमाल का शो है आपका और दुआ करता हूं ये और आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। बिल्कुल कमाल। चलिए हम आगे बढ़। बिल्कुल बिल्कुल कमाल का इसीलिए विनोद सर क्योंकि आप हमेशा जो है हमारे लिए ये विंडो निकालते, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत बिजी टाइम होगा अभी, लेकिन विनोद सर कहते हैं नहीं, सोल्यूशन हमें देना है तो इसीलिए हम आएंगे मनी9 पर। थैंक यू सर। सर अभी क्या हो रहा है, जो लोग रिटर्न भर रहे हैं उनको दिख रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते ही कई लोगों के मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आए कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया तो टैक्स रेट वहां पर कम है तो रिफंड बन रहा है। सब बड़े खुश हैं कि भाई रिफंड बन रहा है, रिफंड बन रहा है। लेकिन सवाल मैं ये जानना चाहूंगी, ये रिफंड तो बन गया, रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें रिफंड हमें दिख रहा है कि सरकार देगी, ये रिटर्न भरने के कितने समय के बाद रिफंड मिलता है? एक टाइमलाइन आप बता पाएंगे क्या? देखिए प्रियंका जी, पूरी एग्जैक्ट टाइमलाइन तो कोई ऐसी सरकार ने रिलीज नहीं की है कि हम कब तक देंगे, पर जनरली जो हमारा एक्सपीरियंस है रिटर्न फाइल करने का, क्योंकि बहुत सारी रिटर्न्स हमारे यहां से भी फाइल होती हैं और हम अपने लोगों से जिस तरह से मिलते हैं, आप हैरान होंगी मेरी बात को सुनकर कि कुछ लोगों के केस में तो सेम डे रिफंड आ जाता है। आप रिटर्न फाइल करते हैं और उसके 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपके पास इंटीमेशन प्रोसेस होकर के आपकी ईमेल पर आ जाती है और विद इन ए डे आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट भी हो जाते हैं और लोग हमें बहुत थैंक यू बोलते हैं इसके लिए, जबकि हमारा कोई रोल नहीं है उसके अंदर, सिर्फ वित्त मंत्री जी उसके लिए मेहरबान है और या सरकार मेहरबान है। लेकिन उसके साथ साथ जनरली अगर हम बात करें तो जो रिफंड है मोस्टली लोगों को 10 से 15 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जब अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो। हालांकि कुछ केसेस में किसी वजह से रुक जाता है, प्रोसेसिंग नहीं हो पाई, कोई रिटर्न कोई कारण था या क्या उनका इंटरनल सिस्टम है, तो वो उसके लिए फिर हम ग्रीवेंस रेज करके फिर हम उसको रिफंड वो भी ले लेते हैं, तो आ जाता है। जनरली अगर हम बात करें तो 10 से 15 दिन के अंदर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और आपने जैसे बात की कि लोगों का रिफंड बन रहा है, बिल्कुल मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि जो डिडक्शन हुआ मोस्टली वो ओल्ड रिजीम में हुआ है। तो जब अब आप न्यू रिजीम में उसको काउंट करते हैं तो आपको रिफंड अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि टैक्स के रेट सरकार ने बहुत कम किए थे और बहुत अट्रैक्टिव रिजीम है। जब आप उसको कंपैरिजन करते हैं तो बिल्कुल आपको न्यू रिजीम अट्रैक्टिव होता है। और मैं इसके साथ ये भी बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो जनरली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, सैलरीड क्लास में आप कितनी भी बार अपने रिजीम को चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। प्रियंका जी ने पहले भी ये सोल्यूशन आपको अपने शोज में हर बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर डालती हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल है और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार दोनों रिजीम कंटिन्यू करती है और आपको बाद में ओल्ड रिजीम फायदेमंद लगता है, अगले साल से फिर वापस आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार का रिफंड लीजिए, एंजॉय कीजिए उसे। ओके, तो सर ने कहा हर बार मैं ये क्वेश्चन डालती हूँ, आप नहीं पूछूंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एग्री विनोद सर, बहुत सारे लोग ये क्वेरी लेकर आते हैं कि भाई अगर हम न्यू में चले गए ओल्ड में जा पाएंगे, सैलरीड है तो उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है आपको। अब ये बताइए कि रिफंड, आपने कहा आपने ऐसा भी देखा कि सेम डे रिफंड आया है या फिर कुछ लोगों को 10 से 15 दिन के बाद भी रिफंड जो है वो मिल जाना चाहिए, आइडियली कोई दिक्कत ना हो। क्या एज ए टैक्स पेयर मैं अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकती हूँ ऑनलाइन जाकर के? कहाँ चेक करना होगा, कैसे चेक करना होगा? जी बिल्कुल, आप अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकती हैं। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और जहां आपने रिटर्न फाइल की थी, ई फाइल के बटन से जहां फाइल रिटर्न का बटन था, वहीं स्क्रीन पर खोलते ही सामने चल रहा है आपका रिटर्न फाइल्ड ऑन, रिटर्न ई वेरीफाइड ऑन एंड प्रोसेस्ड ऑन, और उसके बाद आपके रिफंड जो है कब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। जब आप व्यू डिटेल्स करेंगे
तो आपको पूरे का पूरा चेन कैसे कैसे आपकी रिटर्न का प्रोसेसिंग हुआ और कब आया, आप वहां पर जाकर के अपना रिफंड इवन यहां तक देख सकते हैं आपके कौन से बैंक अकाउंट में कितने पैसे गए और कब क्रेडिट हुए। तो आप उस बैंक से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपके बैंक से पैसा नहीं मिला और यहां लिखा है क्रेडिटेड है, तो आप अपने बैंक से बात कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये बताइए, आपने कहा कि 10 से 15 दिन मैक्सिमम लगना चाहिए, लेकिन कई लोगों को ये समझना चाहते हैं कि किन वजहों से या किन गलतियों से अगर आपका रिफंड बढ़ रहा है लेकिन वो अटक सकता है, वो कौन सी त्रुटियां हैं, मैं कहूँगी विनोद सर, जो आपके रिफंड को अटका सकती हैं? प्रियंका जी, मुझे लगता है आप सरकार का बहुत नुकसान कराने जा रही हैं। उन गलतियों को भी पहले से समझा देंगे तो लोग तैयार हो जाएंगे। देखिए, रॉन्ग, आपने अगर कोई डिडक्शन गलत क्लेम कर लिया है, आपने एटीसी ले लिया जबकि आपके पास एविडेंस नहीं है, सरकार आपको नोटिस दे देती है कि आप इसका प्रूफ दीजिए और आप प्रूफ नहीं देते हैं तो तब तक आपका रिफंड रुका रहेगा। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे ही आप कोई डोनेशन क्लेम कर रहे हैं या सरकार को कहीं ऐसा आयकर को लगता है कि ये डिडक्शंस गलत क्लेम किए गए हैं, इनएक्यूरेट है, कहीं मैच नहीं करते आपकी इनकम के साथ। मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख रुपए है और वो 25 लाख रुपए का पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्लेम करता है, तो कहां की समझदारी है? भले ही 100% डिडक्शन अलाउड है, लेकिन वो नहीं हो सकता, ना ह्यूमन प्रोबेबिलिटी में होता है, ना लॉ परमिट करता है। उसके बाद दूसरी गलती हम करते हैं, बैंक को वैलिडेट नहीं करते हैं। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें अपने बैंक को वैलिडेट करना होता है। रिफंड के लिए आपको नॉमिनेट करना है कि मुझे रिफंड इस बैंक में चाहिए, और आपको उसको इनकम टैक्स की साइट पर लिंक करना होता है सो दैट आपको रिफंड वहां आ जाए। उस वजह से भी रुक जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि आप रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन आप उसको ई वेरीफाई करते ही नहीं है। अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो प्रोसेस ही हॉल्ट में चला जाता है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। भले ही आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और आपको रिटर्न भी आपकी 30 दिन के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं, इनवैलिडेट हो जाती है और आपको दोबारा से अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है और बाकायदा उसके साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो रिफंड तो छोड़िए, आपको वो भी दिक्कत करता है। तो बड़े केयरफुल रहिए, जब भी आप रिटर्न फाइल करें उसके साथ साथ उसको ई वेरीफाई कर दें। ओके, सो 3 बातें। पहली, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आपने कुछ जो क्लेम किया है और आपकी कमाई और आपका ब्याज इनकम, इन सब की जानकारी को ज़रा ध्यान से क्रॉस चेक कीजिएगा। दूसरी, वैलिडेट नहीं किया कि भाई आपको किस बैंक अकाउंट में चाहिए, ये बताना भूल गए तो यहाँ पर आपका क्लेम अटकेगा। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ई वेरिफिकेशन। अब ये ऑनलाइन भी हो जाता है, कई तरीक़ों से आप इसे कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम पहले इसे स्पीड पोस्ट से भेजते थे, पर अब आप इसे ऑनलाइन ही कर सकते हैं। 4-5 तरीके हैं जिससे आप अपने रिटर्न को भरने के बाद ना चैन की सांस नहीं लीजिएगा, ये वेरीफाई करना मत भूलेगा। विनोद सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जिसकी वजह से आपका रिफंड रुकता है, वो ये है कि अगर एआईएस और टीएस में आपकी इंफॉर्मेशन और आपने जो रिटर्न फाइल की है वो कहीं मिसमैच है, हालांकि वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन से वाले हेडिंग में ही आएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक इट मोर क्लैरिफाइड। वो ध्यान रखिए, अपने एआईएस को जरूर चेक कीजिए। तो टकने मत दीजिएगा। रिफंड बन रहा है, सही से भरिए फॉर्म और ई वेरीफाई कीजिए, वैलिडेट कीजिए किस अकाउंट में चाहिए। सर ये बताइए, आपने शुरुआत में कहा, मैंने जब आपसे पूछा कि रिफंड मिलने की कोई टाइमलाइन आप दे सकते हैं, तो आपने कहा कि कोई टाइमलाइन नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो टाइमलाइन फिक्स्ड है ना, कि हमें 31 जुलाई तक जो है अपना रिटर्न भरना है, नहीं भरेंगे तो 5,000 रुपये तक की हमें लेट फीस जो है अब लगने लगेगी। तो ये टाइमलाइन रिटर्न फाइल करने पर है, तो रिफंड मिलने में क्यों नहीं है? टैक्स पेयर को ऐसा कुछ इंटरेस्ट या कुछ मिलना चाहिए अगर उसका रिफंड बन रहा है तो, और सरकार अगर लेट करती है तो? ठीक है, ऐसा नहीं है। सरकार लेट करती है तो बाकायदा उस पर 6% इंटरेस्ट आपको देती है एनुअली। मतलब आप कह लीजिए कम है, लेकिन फिर भी एफडीआर के इंटरेस्ट के आसपास कहीं सरकार आपको, अगर आपका रिफंड होल्ड होता है और जेन्युइनली बाद में बनता है, तो आपको ब्याज के साथ वापस करती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी, आपने कहा कि टाइमलाइन नहीं है, तो बिल्कुल सिटीजन चार्टर बना हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया कि आपको इतने दिन में रिफंड मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपका लेजिटिमेट रिफंड है। और इसके ऊपर बहुत सारी कोर्ट्स ने भी डिसीजंस दिए कि रिफंड जो है वो राइट है आपका, आपको वापस मिलना ही चाहिए। तीसरी चीज, क्योंकि एक्ट में प्रोवाइड इसलिए नहीं की गई है क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं डिपार्टमेंट को भी, तो वो उसकी वजह से डिले होता है। मैंने कहा कि जनरली 10 से 15 दिन में आ जाता है, अनटिल अनलेस उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल टाइमलाइन फिक्स्ड है ऐसा, लेकिन लॉ में नहीं है, पर जनरली एक्सेप्टेड है। आपने कहा 31 जुलाई 2024 की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हमारी फिक्स्ड है। बिल्कुल हमारी ड्यू डेट फिक्स है। उसके बाद 5,000 रुपए पेनल्टी लगती है।
पर वो सिर्फ 5,000 पे पेनल्टी नहीं लगती है, आप और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपकी रिटर्न लॉस की है, अगर आप लॉस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप उस लॉस को 31 जुलाई अपनी ड्यू डेट के बाद या एक्सटेंडेड कोई डेट है उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस भी हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने मनी 9 पे किया था, एक केस लॉ था, रिटर्न ना फाइल करने पर जेल, तो जेल भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है किस तरह का केस है। और सबसे जरूरी जो हम रिफंड पर बात कर रहे थे कि अगर आप रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो आपको डिलेड रिफंड वापस मिलता है, क्योंकि आप ही क्लेम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा, तो आपका रिफंड डिले होता है। और एक सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप टाइम से रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास रिटर्न रिवाइज करने का राइट है 31 दिसंबर तक, आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाती है। लेकिन अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की है तो आपके पास रिटर्न रिवाइज करने का जो राइट है वो खत्म हो जाता है। फिर आप एक ही बार अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी इन पेनल्टीज और इन वायलेशंस के साथ। तो उसका भी ध्यान रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत। 31 जुलाई तक प्लीज भर दीजिए। और भरने को लेकर के जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी भी समय है, हमें सवाल आप भेज दीजिएगा। तो सवाल आप कहाँ भेजें, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिएगा और यूट्यूब में नीचे कॉमेंट बॉक्स पर भी लिख दीजिएगा। पर इससे पहले कि मैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन लेकर आऊँ विनोद सर, बजट अराउंड द कॉर्नर है, बस आने ही वाला है। और मैं और आप इस शो के जो पिछले एपिसोड में हमने बात भी की थी कि भाई क्या क्या किया जा सकता है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की बात की, न्यू पेंशन स्कीम की हमने बात की थी कि वहाँ उसमें कुछ जो है एडिशन कर दें, न्यू टैक्स रिजीम की बात की थी। अब बताइए, एनपीएस है, न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए सरकार उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वो कदम है जो उठते हुए आप देख रहे हैं, समवन जो टैक्स को इतने करीब से जानता है और समझता है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं उसके अंदर मुझे लगता है एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि 50,000 बहुत कम है। उसका रीजन है बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज को अपने पास से करने पड़ रहे हैं जो पहले एम्प्लॉयर करता था, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, भले ही इंटरनेट का बिल हो, भले ही उसके अलावा कितनी तरह के एक्सपेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं कि एक ऑफिशियल जो चाय हम दिन में 2 बार एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस से लेता है, वो भी वो अपने घर पे उसका भी एक्सपेंस पड़ता है। तो एवरी पेनी मैटर्स। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि वो आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी जो 7 लाख की फिक्स की थी, जो 7 लाख तक ये कहा गया था कि कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि लिमिट्स 3 लाख थी, तो 3 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा ट्वीक करके आगे जाएगी। और आपकी जो 7 लाख है वो भी जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिखती है कि जो 30% टैक्स है जो 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है, उसका ऐसे लगता है जो विंडो 20% वाला है वो एक्सपैंड होगा। मतलब रेट्स ऑफ टैक्सेस में भी थोड़े से कहीं चेंजेस होने की उम्मीद है। और ऐसा कुछ टैक्सेशन सर्कल्स में भी हमें, प्रोफेशनल सर्कल्स में सुनने को मिल रहा है। प्रियंका जी के चेहरे पे मुझे स्माइल है कि ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो क्या मजा आ जाएगा, कितना अच्छा होगा। पर मुझे नहीं लगता है, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर अभी से ही मैं बोल देती हूँ, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा हो जाए तो क्या बात है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पर तो मेरी भी निगाह टिकी हुई है विनोद सर, आई होप वही हो जाए। चलिए, अब हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग हमें सवाल भेज रहे हैं और अब वक्त है विनोद सर के साथ उन व्यूअर क्वेरीज का जवाब देने का जो लोग अपनी आईटीआर भर रहे हैं और कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, फंस रहे हैं। तो ये जो जहां अटक रहे हैं ना, उस दुविधा को आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले मनोज कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा था और आज हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। मनोज सर नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। कैसे मदद करें, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप पटना से जुड़े हुए हैं? जी जी, बढ़िया। चलिए, हम आपकी कैसे मदद करें, क्या कंफ्यूजन है आपको इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर, सब बताएं। चलिए, हम अपना स्टेटस व्हाट्सएप पर लिखे थे, हम सीनियर सिटीजन है और पीडब्ल्यूडी। तो 80 EU के सेक्शन के अंतर्गत जो अगर तो आपको वो 10IA फॉर्म को लेकर के पूछना था ना कि क्या वो अपलोड करना होगा आपको? बोलता है कि उसको फिर आपको हॉस्पिटल से फिर बनवाना पड़ेगा, फिर आपको अपलोड करना होगा। क्या ये सही मैंडेटरी है? ओके,
ठीक है। सो ATU के तहत जो है अगर ये छूट लेना चाहते हैं विनोद सर, तो 10IA को अपलोड करना होगा क्या? वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% का इन्हें लेकर के इसे अपलोड करना होगा क्या विनोद सर? मनोज सिन्हा साहब नमस्कार। बिल्कुल ये मैंडेटरी है सर, आपको फाइल करना होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सरकार को आयकर अधिनियम में ये मालूम नहीं पड़ता कि आप जो डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल इशू कर सकता है। मैं और आप अपने आप से परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने परसेंट है, जबकि एक्ट में परसेंटेज वाइज डिवीजन किया हुआ है, हायर अमाउंट भी है और बीच का एक नॉर्मल अमाउंट भी है। तो आपको 10IA फॉर्म, ये 101A नहीं है, बिल्कुल इसको ठीक कर दीजिएगा, 10IA है ये। तो 10IA फॉर्म आपको जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के अपलोड करना होगा। जहां आप रिटर्न फाइल करते हैं उसी के नीचे आपका जो कॉलम है फाइल फॉर्म्स में, उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाता है। वहीं पे आपको ऑनलाइन ये फॉर्म अपने हॉस्पिटल से लेकर के और अपलोड करना होता है। बिल्कुल आप ठीक करें, मैंडेटरी है, तभी आपको इसका रिबेट मिलेगा। क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर वो इस फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है वो आपसे पूछता है कि क्या आपने 10IA फाइल किया है, यस और नो करते हैं तो यस करना होगा, और उसके साथ वो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपसे मांगता है, जिससे वो वेरीफाई हो जाए कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो सर्टिफाइड बाय हॉस्पिटल है और आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो मनोज जी को ये फॉर्म जो है वो ज़रूर जो है वो अपलोड करना पड़ेगा अगर ATU के तहत आप जो है छूट क्लेम करना चाहते हैं। अब हम लेकर आते हैं प्रखर का क्वेश्चन, और प्रखर जी ने हमसे पूछा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ITR 2 के बजाय ITR 1 फाइल किया था। म्यूचुअल फंड से इनकम को रेगुलर इनकम इन्होंने समझ लिया था, हालांकि किसी तरह की इनकम इन्होंने छुपाई नहीं है, बल्कि जानकारी के अभाव में गलत फॉर्म चुन लिया था प्रखर जी ने। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? प्रखर जी, मुझे लगता नहीं आपको कॉन्सिक्वेंसेस जैसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। विनोद सर, निकालिए प्रखर जी को इस परेशानी से। डरने की तो बात नहीं है ना, गलती हो गई है, अब खुद कह रहे हैं। प्रखर जी, पहली बात तो एक अच्छी बात आपने लिखी कि आपने कहा कि मैंने इनकम छुपाई नहीं है, क्योंकि छुपाई होती तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। अब आपने छुपाई नहीं है, लेकिन फॉर्म गलत चूज कर लिया और म्यूचुअल फंड से इनकम को आपने जनरल इनकम की तरह ले दिया। तो मुझे लगता है आपने टैक्स भी ज्यादा दे दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड पर टैक्स कम था आपकी इनकम पर। तो एनीवे, अब इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2022-23 का है, इसका रिवीजन करने का भी टाइम निकल चुका है। तो आप इस पे कुछ मत कीजिए, अभी आप आराम से बैठिए। अगर डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस देता है इसके ऊपर तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या उस वक्त अगर इसको जो रीओपन करते हैं कहीं पे, हालांकि अब होता नहीं है, मुझे नहीं मालूम अमाउंट कितना है, ये अमाउंट लैक्स में है, थाउजेंड्स में है, करोड़ में है, मुझे मालूम नहीं। अगर ये ज्यादा है तो डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है आपको, क्योंकि मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन है AIS के साथ। तो आप उसको ठीक करके आप फाइल कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कुछ नहीं है तो आप आराम कीजिए, आपने टैक्स दिया उस पैसे पर, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है किसी से जानकारी के अभाव में, हालांकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ ये एक्सक्यूज नहीं है किसी भी लॉ में, बट स्टिल इस केस में, क्योंकि ये खाली टेक्निकल मिस्टेक है, उनका इंटेंशन नहीं था ऐसा, मेंजरिया नहीं था कोई इवेजन करने का, खाली गलती उनसे हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अमाउंट का भी बैटर नहीं है, जिस तरह से प्रखर जी बता रहे हैं। तो लेट अस प्रिज्यूम, तो प्रखर जी कुछ मत कीजिए, आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, चलिए श्रीकांत आनंदी जी का क्वेश्चन लेते हैं, और इन्होंने हमें बताया है कि मैंने अपनी बैंक FD से 80 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा है। मैं अपनी पुरानी प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए में बेच रहा हूं। मुझे कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए? देखिए, अगर तो आपने प्रॉपर्टी बेच दी है और उससे आपको कैपिटल गेन आ रहा है, तब तो आपको ITR 2 जो है वो फाइल करना होगा। और अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब ये दोनों जो कंडीशंस हैं दो डिफरेंट ईयर्स में, अगर ये सेम ईयर में जो आपने बताई है तो आपको ITR 2 यूज करना होगा। और अगर आपका ये FD से 80 लाख का फ्लैट जो खरीदा वो एक अलग ईयर में है, मार्च से पहले है, और मार्च के बाद आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो आपको उस साल में ITR 1 यूज करना होगा, क्योंकि वहां पर खाली आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई आपको गेन नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साल में है तो ITR 2 है, अदरवाइज आपका ITR 1 है।
ऑलराइट, चलिए अब लेते हैं सुशील जी का क्वेश्चन। सुशील जी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस से थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो रिटायरमेंट के वक्त इन्होंने कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड CPF इन्होंने जो है इसके लिए ऑप्ट किया था, और इस वजह से GPF ग्रेचुइटी या छुट्टी के इनकैशमेंट ये सब इन्हें कुछ नहीं मिला है। तो पेंशन भी अभी नहीं मिल रही है, इन्होंने CPF के तौर पर उन पैसों को विड्रॉ किया है। तो CPF के इस पैसे को अगर किसी सरकारी योजना में ये निवेश करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ इन्हें मिलेगा? और क्या NPS के योगदान करने वाले कर्मचारियों को 2-3 साल बाद इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा? ये भी ये पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए सुशील जी, आपने जो बात कही, आपने CPF का पैसा लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट स्कीम्स में। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी और पेंशन के केस में मिलता है, क्योंकि ये पेंशन नहीं है। आपने स्वयं लिखा कि ये पेंशन नहीं है, आपने तो पैसा कम्यूट करा लिया है। तो जब पेंशन और सैलरी नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सैलरी और पेंशन के लिए। जहां तक आपने अपने NPS एम्प्लॉइज की बात भी की है, तो उनको भी इसी तरह की सिचुएशन में आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आप इनको नहीं मिलेगा, राइट? ओके, बिल्कुल आपने। ओके, रतन सिंह जी मेरे साथ अब फोन लाइन पर है। रतन सर नमस्ते, बताइए आप किस शहर से जुड़े हुए हैं, ये भी बताइए। नमस्ते। कहाँ से देखते हैं सर आप मनी9 को, कौन से शहर में रहते हैं? ਧੂਰੀ पंजाब तो बोल रहे हैं जी। हाँ, समस्या ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਮਾਈਨਰ ਨੇ 2 FDਆਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਸੀ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। अच्छा। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ TDS कट गया जी। और उनकी जो मदर है उनके नाम पे उसका खुलवाए थे, जो उनके FD जो खाते खुलवाए थे और FD उनके नाम से करवाई थी। FD बच्चों के नाम पर है? बच्चों के नाम पे FD करवाई थी मदर ने। हाँ हाँ, और उस पर TDS कट किया है और ITR फाइल कर चुके हैं। हाँ, ITR फाइल कर चुके हैं। तो अब क्या करें, इस TDS की जानकारी कैसे दें? रतन सिंह जी की भाषा से मैं समझ गई आप पंजाब से कहीं से बोल रहे हैं। मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, पर आपने सवाल भेजा था तो मैं उससे समझ पा रही हूँ। विनोद सर बताइए, सिंह साहब को क्या करना चाहिए? माइनर बच्चों के नाम पे जो FD करवाई थी उससे TDS कटाए, रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो अब क्या करें? पहली बात तो प्रियंका जी मैं बता दूं, मेरी पंजाबी अच्छी है क्योंकि मेरी मदर टंग पंजाबी, मैं पंजाब से हूं। सर पंजाबी में आंसर देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ही बोलिएगा। नहीं, मैं हिंदी में दे रहा हूं, आप चिंता मत। रतन सिंह जी, आपने रिटर्न फाइल कर दिया और उसके बाद आपको पता लगा कि आपके माइनर बच्चों का TDS कटा है और इनकम है, तो आप अपनी रिटर्न जो आप मदर की है उनको रिवाइज कर दीजिए। उसमें बच्चों का जो इंटरेस्ट आया है वो ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर कुछ रिबेट मिलता है वो ले लीजिए पर चाइल्ड, और 1500 रुपए पर चाइल्ड का आपको रिबेट शायद इंटरेस्ट का है, वो देख लीजिएगा एक बार। वो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। अगर उतना ही इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न रिवाइज कीजिए, माइनस कर लीजिए और पूरे का पूरा रिफंड आ जाएगा। अदरवाइज ये उनकी इनकम में ऐड होगा और जितना TDS है माइनस कर दीजिए। अगर टैक्स कुछ और देना पड़ता है तो दे दीजिए, और अगर आपका रिफंड बनता है तो आप रिवाइज करके अपने रिटर्न क्लेम कर लीजिए। और आप अभी आपके पास समय है 31 दिसंबर तक का, आप फाइल कर सकते हैं किसी भी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अब अश्विनी कुमार जोशी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा था, बहुत लंबा सवाल है, अभी तक संपर्क हम नहीं कर पाए हैं, पर मैं इनका सवाल आपको बताती हूँ। विनोद सर, इन्होंने हमें बताया कि ये 2019 को बैंक की सर्विस से रिटायर हुए थे और इस वक्त इन्हें LFC और लीव इनकैशमेंट की राशि का भुगतान किया गया था, जिस पर TDS भी काटा गया था। और आज की तारीख में भी इनके फॉर्म 16 और 26 AS में आए और उस पर काटे गए TDS दोनों ही गायब है, जो ये इनको भुगतान हुआ इसका। काफ़ी पूछताछ के बाद इन्होंने फिर हमें एक फॉलोअप मेल भेजा जो बता रहा है कि 8 जुलाई 2024 को आकर के बैंक ने 26 AS में ये जानकारी अपडेट कर दी है। लेकिन इन्हें समस्या ये कि ये सेक्शन 194J के तहत अपडेट हुई है और इन्हें लगता है ये सेक्शन 192 जो सैलरीज का हिस्सा, वहाँ पर ये जानकारी देनी चाहिए थी। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए और क्या रिवाइज रिटर्न भरना पड़ेगा? 2019 में रिटायर हुए थे और तभी इन पैसों का भुगतान भी हुआ था। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी नमस्ते, प्रियंका बोल रही हूँ, मैंने आपका सवाल तो पढ़ दिया, कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे उसमें? मैडम जी नमस्कार। नमस्ते। उसमें डिटेल्स दे दी थी, जो बाकी है वो सर जैसा कहेंगे
विनोद सर जैसा कहेंगे, जो पूछेंगे तो उसका जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो विनोद सर, मैंने सवाल तो अश्विनी जी का आपको सुना दिया है। अश्विनी जी भी लाइन पर है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बताइए क्या करना चाहिए इन्हें। अश्विनी जी देखिए, आप रिटायर हुए थे 31 जुलाई 2019 में, मतलब असेसमेंट ईयर था आपका 2021। नमस्कार सर आपको। आपकी जी हाँ जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अश्विनी जी? हाँ, मैंने पहले तो थैंक यू बोलूँ कि आपने जो है मेरी ये मेल को पिकअप किया, तो उसके लिए थैंक यू। अब जो आप सर जो पूछना चाहेंगे मैं बता दूँ। ओके ओके, चलिए विनोद सर। अश्विनी जी देखिए, ऐसा है, आपने जो बैंक से आपको पैसा मिला, आपके बैंक के जो एम्प्लॉइज ने गलती की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है और आपने उसको उनको मेल करके उनसे ठीक भी कराने की कोशिश की, तब भी उन्होंने जो ठीक किया तो उसको 26 AS में उन्होंने 194 J में डाल दिया, जबकि आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है। 194 J जो सेक्शन है वो तो प्रोफेशनल्स के लिए है, तो वैसे भी गलत है, तो वो 192 में ही जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूं और आपको उसका तभी क्रेडिट मिलेगा और आप उसका तभी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी रिटर्न में, जहां तक मुझे लगता है, इसको इनकम में दिखाया हुआ है रिटर्न भरते वक्त जो भी आपको मिला था, और आपने उसको कंसिडर किया है। सिर्फ 26 AS में क्योंकि ये नहीं आया था और फॉर्म 16 में नहीं था, इसकी वजह से आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला और आपका रिफंड आपको नहीं मिल रहा। आपकी समस्या यह है अश्विनी जी कि आपका फाइनेंशियल ईयर था 1920 और आपके पास जो रेक्टिफिकेशन फाइल करने का राइट होता है वो 4 साल का होता है। वो 4 साल भी इस केस में, क्योंकि 2024 मार्च में खत्म हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक से ही कराना पड़ेगा इसको, कि बैंक अपनी जो TDS की रिटर्न है उसको करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करे और इसको 192 में करे। अगर वो नहीं करता है तो मैं आपको राय दूंगा कि आप या तो कोई लीगल एक्शन लीजिए, तब इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि आयकर के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर आप एम्प्लॉयर को बाउंड कर सकते हैं इस बात के लिए कि वो करेक्ट आपको TDS का सर्टिफिकेट इशू करे। ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी से, क्योंकि 194 J सेक्शन कहीं भी आप पर अप्लाई नहीं होता और आपको जो पैसा मिला वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है, हम इस इशू में नहीं जाते क्योंकि मेरे सामने आपके फैक्ट्स नहीं है पूरे, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये टैक्स फ्री होना चाहिए, तभी आपने इतनी मेहनत की है 5 साल से। ये आपका टैक्स फ्री पैसा, और पहले तो उन्होंने गलती से TDS काटा, उसके बाद काटा तो गलत सेक्शन में जमा किया, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आप बिल्कुल डिप्राइव्ड है अपने राइट्स के लिए। तो आपको इस राइट के लिए पहले बैंक को बड़ा स्ट्रांग लेटर दीजिए एंड दे हैव टू डू। नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से दिक्कत होगी आपको कहीं ना कहीं, पर आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय निकल चुका आपका रिवीजन का और रेक्टिफिकेशन का दोनों, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका उधर से होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो अगर वहां से वो रेक्टिफाई कर देंगे तो फिर क्या ये फिर से रिटर्न भर पाएंगे विनोद सर? क्योंकि विंडो तो खत्म हो गई, आपने कहा रिटर्न नहीं भर पाएंगे। रिटर्न तो ऑलरेडी इन्होंने भरा हुआ है, उसमें इन्होंने क्लेम किया हुआ है, क्योंकि 26 AS में नहीं आ रहा था तो इनको उसका क्रेडिट ना मिला और रिफंड नहीं मिला इनको इनकम टैक्स से, क्योंकि उधर से अपीयर नहीं हुआ है उसमें। मैं ठीक कह रहा हूँ अश्विनी जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे आप इसमें? हाँ, मैं इस पे कह रहा था, देखो उस साल जो रिटर्न फाइल की थी उसमें जो मेरा FD के ऊपर इंटरेस्ट था वो तो बैंक ने मुझे, IT डिपार्टमेंट ने रिफंड कर दिया है मुझे, है ना। तो अब ये कहते हैं कि ये जो है हमने VPS वेंडर पेमेंट सिस्टम से आपको पेमेंट किया है, तो मेरा ये क्लेम है कि ये गलत है, क्योंकि वेंडर से क्यों किया आपने? अगर आपने किया है तो इसको आप करेक्शन भी आप ही करेंगे, तो वो कहते हैं ये करेक्शन होता ही नहीं है कि एक बार VPS से पेमेंट हो जाए तो वो HRMS से पेमेंट नहीं हो सकती, ये वो चैलेंज करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि आप अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लीजिए। जी विनोद सर क्या कहेंगे? तो वापस केस में तो मुझे अब रिफंड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा 2,54,000 रुपया कटा हुआ है टैक्स का, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है, उसका रिफंड मुझे नहीं मिला। मैं टैक्स की रेंज में नहीं आता था उस साल। अश्विनी जी वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्शन हमेशा फाइल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनकी डिपार्टमेंट की इंटरनल प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर हमारी मदद करने के लिए होते हैं सर। सॉफ्टवेयर को इसलिए थोड़े है कि आपके 2 लाख रुपए आप ही पे करेंगे उसके HRMS के लिए, वेंडर पेमेंट के लिए। आप वेंडर है ही नहीं स्टेट बैंक के, मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि आप वेंडर नहीं है। आप इस बात को स्ट्रांगली कहिए और आप कहिए मैं विड्रॉ बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप मेरा पैसा मुझे वापस कीजिए।
ऑल राइट अश्विनी जी, ये यहाँ थोड़ी सी आपको जो है ना लड़ाई लड़नी होगी अपने संस्थान से, जो कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपको अभी जुलाई 2024 में उन्होंने फाइनली एक जवाब भी दिया है, तो इसको थोड़ा और परस्यू करना होगा आपको। विनोद सर ने बता दिया किस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे अगला सवाल लेते हैं केतन पांड्या जी का। केतन पांड्या जी भी एक निजी कंपनी में काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR 1 फाइल किया था और इन्हें डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न का एक मैसेज मिला। अब इन्होंने सेक्शन 139(5) के तहत रिटर्न को रिवाइज किया और डिपार्टमेंट से इन्हें फिर मेल मिला कि द इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 ऑफ 24-25 हैज़ बीन फाइल्ड इनके पैन के साथ सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड का मैसेज आता है और फिर आता है ITR फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। तो क्या गलती हो रही है? ये ई फाइलिंग के बाद फिर से इनको लगता है दोबारा सा मैसेज आ गया विनोद सर कि ये डिफेक्टिव है। केतन पांड्या जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने एक ऐसे इशू को उठाया है जो बिल्कुल जिससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और दिक्कत में हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस पे जाना होगा कि ये मैसेजेस या ये इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव रिटर्न होती क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि आपका अगर मैं सॉल्यूशन दूं तो आप रिटर्न को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पर आप पहले ये रीजन तो देखिए वो क्यों आपको ये दे रहा है, आपका कहां आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से, वरना आप जितनी बार भी फाइल करेंगे, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस्ड है, आप सिस्टम पे रिटर्न डालते हैं, सिस्टम से ही ये उसी तरह से वापस आ जाती है। तो आपको उस गलती को ठीक करना होगा, नहीं तो आप बार बार उसी गलती के साथ रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वो उसी से रिजेक्ट होकर आता जाएगा। चलिए मैं अब आप रीजंस दे देता हूं कि ऐसा क्यों आता है, अगर आप उसको पकड़े तो। हमने, आपको याद होगा रिफंड के टाइम पे भी कहा था मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने AIS और TIS को देखिए, 26AS को देखिए, कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिसमैच तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो AIS में आ रही है और आप उसको, अगर आपकी नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको कंप्लायंस पोर्टल पर जा करके उसको डिसएग्री करिए कि दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट बिलोंग टू मी, तभी आपकी उससे जान छूटती है, नहीं तो वो बार बार उसका आपको मैसेज देता रहेगा। उसके बाद आपने जो ITR फाइल की है, अगर कहीं कोई उसमें शेड्यूल फिल करना रह गया है, कोई मिसमैच है इंफॉर्मेशन का, आपने कोई डिडक्शंस क्लेम किए वो वहां मिसमैच हो रहे हैं, ATG आपने क्लेम किया, क्योंकि अब ATG का भी जो रिबेट है वो सोसाइटी जिसको आपने रिबेट दिया या ट्रस्ट वो 12A में रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने अपलोड किया या नहीं किया आपका क्लेम। इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्ट की इनकम्स हैं, आप कुछ क्लेम कर रहे हैं, आपका AIS कुछ ज्यादा दिखा रहा है। जैसे रतन सिंह जी का क्वेश्चन था, बच्चों का TDS कटा, उनको नहीं मालूम पड़ा, तो वो उस तरह के केसेस में भी ये आ जाता है। देन कितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन हैं, आपकी कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन है, आपके कैश डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन है, आपके उसके बाद डिपॉजिट्स हैं किसी तरह के, तो आप अपने AIS TIS को एक बार ध्यान से देखिए और अपनी रिटर्न को ध्यान से देखिए और आप ये देखिए कि कहां मिसमैच हो रहा है। और एक सबसे जरूरी चीज एक और है जो हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आपने जो रिटर्न भरते वक्त अपना पैन, अपना नाम फिल किया रिटर्न में, और आपके पैन में जो नाम है, अगर उन दोनों में मिसमैच है तो भी ये मैसेज आता है। ओके। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि नाउ अब वो सेल वाइज, जैसे हम एक्सेल पे काम करते हैं, अगर अब जो नई जनरेशन के लोग जल्दी समझेंगे इस बात को कि अगर आप सेल टू सेल वेरीफाई हो रहा है, आपका फर्स्ट नेम में आप स्पेलिंग गलत डाल रहे हैं, हो सकता है मैं किसी नाम में ई डालता हूं, कोई ए डालता है, बट बी केयरफुल, जो आपके पैन में नाम है वही नाम आप डालिए, नहीं तो ये आएगा। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि एक बार अपनी इंफॉर्मेशन को रीचेक करिए, कहां गलती है उसको ठीक कीजिए और उसके बाद रीफाइल करिए, रिवाइज कीजिए अपने रिटर्न को। 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। हालांकि आपके केस में आपको रिटर्न इमीडिएटली करना चाहिए, वरना वो आपको विद पेनल्टी करना पड़ जाएगा 1 अगस्त के बाद। 31 जुलाई का वो इसको इनइफेक्टिव, आपका जो डिफेक्टिव रिटर्न मान करके इनवैलिड कर देगा। दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। पर 31 जुलाई तक ये कितनी बार भी भर सकते हैं, कोई भी, मतलब केवल केतन ही नहीं, अगर कुछ गलती हो रही तो कितनी बार भी 31 जुलाई तक हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? 31 दिसंबर तक कितनी बार भी कर सकते हैं, नॉट जुलाई, 31 दिसंबर तक। बट जुलाई में जो रिटर्न है एक बार ठीक कर दे ताकि यही प्रोसेस हो जाए तो अच्छा, नहीं तो उसके बाद पेनल्टीज के इश्यूज आ। ओके, तो यानी इसलिए ये डेडलाइन बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको फिर एक और बड़ा विंडो मिलेगा उसको बार बार रेक्टिफाई करने के लिए। पर केतन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सर ने कही है, अपने नाम के मिसमैच को चेक कर लीजिए। हमें पता नहीं ये हुआ है या नहीं, पर इसे चेक कर लीजिएगा। उन्होंने एक बता दिया पैन और आपके फॉर्म में अगर नाम अलग होगा तो भी ये दिक्कत हो सकती है आपको जो हो रही है। और
AIS और TIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो उसकी समरी है, उन दोनों को एक बार ज़रूर उन दोनों को मिला करके देख लीजिएगा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रही है जानकारी, और उसके रीचेक करने के बाद रिटर्न ज़रूर अपना भर दीजिएगा समय रहते ही। थैंक यू सो मच विनोद सर आज के शो के लिए, इस बातचीत के लिए। बहुत सारी नई चीज़ें भी मुझे आज आपसे सीखने को मिली है। फिर मुलाकात होती है जल्दी, पर आज आपने वक्त निकाला, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप भी अपने सवाल हम तक और विनोद सर तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर आप जहां पर भी फंस रहे हो, हम उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आते हैं अपनी इस खास बातचीत में। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, और आप ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए, या फिर यूट्यूब पर अगर आप ये शो देख रहे हो और आपके मन में कोई सवाल उठा, नीचे कॉमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा ज़रूर, हम उसे वहीं से पिक करेंगे और अपने अगले हफ्ते के शो में विनोद सर के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही, बाय बाय।